हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने जो हिमालयन रिवर वाला सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए थे। नेक्स्ट दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम में ही अब हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। पेनिनसुलर रीजन में जितनी भी रिवर्स आती हैं उन सारे रिवर्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज़ फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स। दोस्तों, वाटर डिवाइड मैंने आपको बताया था, वाटर डिवाइड होता है जो दो रिवर बेसिन को सेपरेट करता है। तो जो कुछ रिवर्स वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं, कुछ रिवर्स ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं, तो उनका जो वाटर डिवाइड बनता है वो वेस्टर्न घाट्स हैं। और वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ही वाटर डिवाइड बनती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर का। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला सच एज द महंदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बंगाल। दोस्तों, ज़्यादातर रिवर जो हैं वो वे ऑफ बंगाल में यानी ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं और बहुत कम रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। दीज रिवर्स मेक्स डेल्टास एट द माउथ। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। दोस्तों, ये जो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं रिवर्स वो डेल्टास बनाती हैं और जो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं वो एस्टरीज बनाती हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि वो एस्टरीज क्यों बनाती हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी रिवर्स हैं तो वो एस्टरीज बनाती हैं। अब दोस्तों, एस्टरीज होती क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे रिवर का फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर ओशन का मिलता है, जिस जगह पे उस प्लेस को हम एस्टरीज बोलते हैं। तो जो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं रिवर्स वो एस्टरीज बनाती हैं और जो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं यानी वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके, तो वो क्या बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं। और डेल्टा क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। डेल्टास दोस्तों अपने माउथ पे जाके बनाती हैं। माउथ वो जगह होती है जहाँ पे रिवर जाके ओशन में मिलती है और डेल्टास मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सेडिमेंटेशन में आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करिए ये कोई रिवर आ रही है, तो अगर ये रिवर जो है इधर कहीं ओशन है तो ओशन के पास पहुँचने के समय रिवर ऐसे 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 चैनलों में डिवाइड होगी यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होगी। फिर यहाँ पे रिवर जो है वो अपनी सेडिमेंटेशन लोड डिपॉजिट करती है और यहाँ पे सेडिमेंटेशन होती है। तो ये जो पूरा चैनल बनता है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रही है, इस पूरे चैनल को हम डेल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एस्टरीज मैंने आपको बता दिया। अब हम पहले पेनिनसुलर रीजन में जितनी रिवर्स हैं दोस्तों उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक वो रिवर जो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं और दूसरी सेक्शन में हम पढ़ेंगे जो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। तो पहले हम जो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं रिवर्स उनको स्टडी कर लेते हैं। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है तो वो कहाँ पे, अमरकंटक हिल्स जो मध्य प्रदेश में, ये सेंट्रल हाईलैंड्स में आती हैं। तो अमरकंटक हिल से ये जो है ओरिजिनेट होती है इन द मध्य प्रदेश। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फाउंड बाय ड्यू टू फॉल्टिंग। अब दोस्तों रिफ्ट वैली में आपको समझा देता हूँ। रिफ्ट वैली दोस्तों एक लो लैंड एरिया होता है जो कैसे बनता है, जब दो कोई लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब दो टेक्टोनिक एक्टिविटी से एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो वहाँ पे थोड़ी एक लो लैंड एरिया बन जाता है। उस लो लैंड एरिया को हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, वहाँ पे ये बहुत सुंदर सुंदर दृश्य बनाती है। फिर द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गॉर्ग एंड द धौलाधर फॉल्स। वहाँ पे मार्बल की तरह रॉक्स हैं, वहाँ से रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो रॉक्स से जब बड़े बड़े रॉक्स से जब रिवर गिरती है तो वहाँ पे धौलाधर फॉल्स वाटरफॉल्स बनाती है। वेयर द रिवर्स प्लंक्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। तो वहाँ से रिवर जो है वो पूरी रॉक से ऊपर से नीचे ऐसे लमकती दिखती है, तो वहाँ पे क्या बनाती है, धौलाधर वाटरफॉल बनाती है।
नेक्स्ट दोस्तों, द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय ए स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। तो दोस्तों इस तरह के कंजर्वेशन मिशन जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये लॉन्च करते रहते हैं रिवर्स को बचाने के लिए, यानी उनको सफाई वगैरह करने के लिए ये सारे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। तो नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल ट्राइब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। अब दोस्तों कह रहा है कि जो नर्मदा रिवर है उसकी ट्राइब्यूटरीज जितनी भी हैं वो सारी शॉर्ट स्ट्रीम्स हैं इसकी, और राइट एंगल्स पे इसके साथ जॉइन करती हैं, ऐसे राइट एंगल्स पे। द नर्मदा बेसिन कवर्स जो नर्मदा बेसिन है दोस्तों, द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा रिवर का बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात का पार्ट कवर करता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ सारी रिवर्स। ये दोस्तों नर्मदा रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये पूरी चली जा रही है। इसी के साथ यहाँ से तपी रिवर जो है वो तपी भी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, नर्मदा भी तपी के साथ फ्लो करती है। तो ये दो वेस्टर्न की तरफ फ्लो होने वाली हो गई। फिर ये गोदावरी ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती है, फिर इसके साथ कृष्णा ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती है, पेरियार और सारी रिवर जो है वो मैंने मैप में इधर दिखाई गई हैं। ये आगे कावेरी रिवर इसके तरफ फ्लो कर रही है। तो अगर आपके पास इंडिया का फिजिकल मैप है तो वहाँ पे आप इन सारी रिवर को लोकेट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी रिवर जो है वो दिखाई गई हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हमने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तपी रिवर। दोस्तों मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि दो ही मेजर रिवर्स हैं, यानी बड़ी रिवर्स जो वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं वो दो ही हैं, नर्मदा और तपी, और दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं जब वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो ही बड़ी रिवर्स हैं, नर्मदा और तपी, जो एक दूसरे के पैरेलल और रिफ्ट वैली से फ्लो करती हुई वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हुई अराबियन सी में जाके गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, द तपी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस इन द वेटूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो तपी रिवर है वो वेटूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में राइज होती है। इट आल्सो फ्लोस इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदे बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। वही मैंने बताया कि ये भी पैरेलल टू नर्मदे ही फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो नर्मदा रिवर से कम है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स हैं अरेबियन सी के और वेस्टर्न घाट्स के वो बड़े नैरो हैं दोस्तों। वो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने कोस्टल रीजन्स पढ़ाया था कि जो वेस्टर्न वाले कोस्टल रीजन्स हैं वो बड़े नैरो हैं, इसलिए वहाँ की जो रिवर्स हैं वो भी छोटी छोटी हैं। Hence, the coastal rivers are short. The main west flowing rivers are साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। तो ये सारी रिवर जो है वो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी बेसिन, ये ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। दोस्तों पेनिनसुलर रिवर में से गोदावरी रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द वे ऑफ बंगाल। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। दोस्तों ये पेनिनसुलर रिवर में से सबसे लार्जेस्ट रिवर है, तो इसका फिर जो बेसिन होगा वो भी सारी रिवरों से बड़ा ही होगा। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% जो बेसिन है गोदावरी रिवर का वो महाराष्ट्र का पार्ट्स कवर करता है, और बाकी जो 50% बचा वो मध्य प्रदेश का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का पार्ट जो है वो बेसिन कवर करता है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज सच एज। दोस्तों ये ट्राइब्यूटरीज के क्वेश्चन भी आते हैं कि बताइए ये जो रिवर्स हैं वो किस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
द गोदावरी इज जॉइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वारदा, द प्राणहिता, द मांजरा, द वैनगाना एंड द पेनगाना। द लास्ट 3 ट्राइब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। ये जो लास्ट 3 ट्राइब्यूटरीज हैं, द मांजरा, द वैनगाना एंड द पेनगाना, ये तीनों ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो बड़ी बड़ी ट्राइब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विकास ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इट इज़ आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया कि ये जो है वो पेनिनसुलर रिवर में से सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इसका बेसिन जो है वो भी पेनिनसुलर रिवर में से सबसे बड़ा है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो नाम है गोदावरी रिवर का, वो दक्षिण गंगा भी है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द महंदी बेसिन। द महंदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द वे ऑफ बंगाल। इट्स लेंथ इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। तो ये दोस्तों थोड़ी छोटी रिवर है। अब हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, कृष्णा बेसिन के बारे में। Rises from a spring near Mahaballeshwar. The Krishna flows about 1400 किलोमीटर and reaches the Bay of Bengal। यानी 1500 किलोमीटर गोदावरी, उसके बाद दूसरे नंबर लार्जेस्ट रिवर आएगी कृष्णा। तो जो 1400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और जितनी भी सारी रिवर जो ईस्टर्न की तरफ फ्लो कर रही हैं तो वो अल्टीमेटली वे ऑफ बंगाल में तो जाके गिरेंगी ही। ये तो पॉइंट सभी को पता होना चाहिए। द तुंगावाद्रा, द कन्याना, द घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्राइब्यूटरीज। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड द आंध्र प्रदेश। तो अभी आपको पता चल गया कि पहले पेनिनसुलर रीजन में सबसे बड़ी रिवर जो है वो गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कावेरी। The Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in the south of Cuddalore in Tamil Nadu। कुडालोर जो जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे जाके ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर्स इज अबाउट 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्राइब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हिमावती एंड काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट दोस्तों, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि इंडिया में जो सबसे सेकेंड बिगेस्ट, दोस्तों ये बिगेस्ट जो है ये ऊंचाई में है, हाइट में बिगेस्ट है ये, ना कि वाटर क्वांटिटी में। तो ये सेकेंड बिगेस्ट जो वाटरफॉल है इंडिया का, जिसका नाम जाग फॉल्स है, ये कौन सी रिवर बनाती है दोस्तों? ये बनाती है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है वो जाग फॉल्स बनाती है, जो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। और ये कहाँ पे बनाती है? द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाई टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलर गोल्ड फील्ड। तो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो जाग फॉल्स है वो कावेरी रिवर बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, फिर ये बताइए। तो वो भी है कुंचिकल फॉल्स। दोस्तों ये जो फॉल्स हैं ये मैं हाइट में सबसे ऊंचे बोल रहा हूँ। तो सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का है, फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जिसकी हाइट जो है वो 455 मीटर है, ऑन वैराही रिवर है ये, इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। Besides these major rivers, there are small rivers flowing towards the east. The Damodar, the Brahmani, the Vaitarni and the Subarnekha are some examples. तो कहता है कि इन मेजर रिवर्स के बजाय और भी बड़ी सारी रिवर्स हैं जिनके जो मैंने नाम अभी लिए हैं। तो हो सकता है कि इनके बजाय भी कोई छोटी छोटी रिवर्स हों, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मेजर रिवर्स ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो लेक्स के ले लेते हैं। लेक्स पे मैं पूरा डिटेल में जो लेक्चर है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें मैं पूरे इंडिया के लेक्स भी बताऊंगा आपको, और जम्मू एंड कश्मीर के भी जितने भी लेक हैं उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए लेक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज।
दोस्तों जो बड़े बड़े लेक्स होते हैं उन्हीं को हम सीज बोलते हैं, लाइक द कैप्सियन सी, द डेड सी एंड द अराल सी। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। इज एग्जाम्पल सांबर लेक इन राजस्थान विच इज़ ए साल्ट वाटर लेक इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने पढ़ा कि इनलैंड ड्रेनेज। दोस्तों इनलैंड ड्रेनेज हम उस रिवर का बोलते हैं जो रिवर समुंदर तक पहुँचती ही नहीं है। ऐसी रिवर जो समुंदर तक पहुँचे ही नहीं, कहीं कुछ जगह से चल के कुछ एक लेक तक आप पहुँच के उधर ही ख़त्म हो जाए, उधर ही डिसअपेयर हो जाए, तो ऐसी रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जो सांबर लेक है राजस्थान में, उसका भी एक ड्रेनेज जो है वो इनलैंड ड्रेनेज है, और ये सांबर लेक जो है वो राजस्थान में है, और ये एक साल्ट वाटर लेक है। तो इसका पानी जो है वो साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो लेक है वो है भी सीजनल, यानी थ्रू आउट द ईयर नहीं है, सीजनल है, बरसात के मौसम में। नेक्स्ट पॉइंट है बुल्लर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बुल्लर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है वो बुल्लर लेक है, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। अब अगर मैं बताऊं कि इसका लेक का जो ओरिजिन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। एक ओरिजिन लेक का जो है वो ग्लेशियर से होता है, जैसे ग्लेशियर किसी पहाड़ी पे बन गए हैं तो फिर ग्लेशियर जो है वहाँ पे इरोजन करते रहते हैं और फिर जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहाँ पे एक लेक बन जाता है। तो ऐसे लेक को हम बोलते हैं कि इनका ग्लेशियल ओरिजिन है। लेकिन दूसरी तरह के लेक जो है उनका टेक्टोनिक ओरिजिन भी होता है। टेक्टोनिक ओरिजिन वही हो गया जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी तो वहाँ पे लो लैंड एरिया बन जाएगा, और फिर वो लो लैंड एरिया जो है वो स्नो जब पिघलती है तो वो पानी के साथ भर जाता है। तो ऐसे लेक को हम टेक्टोनिक ओरिजिन वाले लेक बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि बताइए बुल्लर लेक का ओरिजिन टेक्टोनिक है या ग्लेशियल है, तो बुल्लर लेक का जो ओरिजिन है दोस्तों वो टेक्टोनिक है, यानी ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से इसका ओरिजिन हुआ है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ये मैं आपको बता दूं कौन कौन सी स्टेट्स में है। जैसे डल लेक, ये तो हमारी जे.एंड.के यूटी में ही है। भीमताल उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। लोकटक मणिपुर में है। एंड बारापानी मेघालय में एक रिजर्वायर है। आर सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। अब दोस्तों अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रोल ऑफ रिवर्स इन द इकॉनमी। हमारी इंडिया में इकॉनमी पे रिवर्स का क्या रोल रहता है। इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड में जितनी रिवर्स हैं तो इंडिया इनका रिवर्स का जो है इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल सोर्स essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. दोस्तों कह रहा है कि हिस्ट्री गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है कि जो रिवर्स की इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में रही है और आज भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा। जितने भी हम काम जो करते हैं वो वाटर से ही करते हैं। तो इसीलिए ये जो रिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रिवर्स के किनारे जो पॉपुलेशन है वो बड़ी थिकली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है, यानी बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है वो रिवर के किनारे वाले एरिया में रहती है। यूजिंग रिवर्स फॉर इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. कह रहा है कि दोस्तों ऐसी हमारी जैसी कंट्री जैसे हमारी इंडिया कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो पूरा का पूरी इंडिया का जो 60% जो लोग हैं इंडिया के वो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो वो सारों एग्रीकल्चर के डिपेंड होने का मीनिंग है उनको रिवर्स की ज़रूरत है। तो रिवर्स की ज़रूरत हर किसी को है, हर किसी को फ्रेश वाटर चाहिए। तो रिवर्स की हम इंपॉर्टेंस इतनी है कि हम बयान नहीं कर सकते कि रिवर की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो सपोज कर लीजिए कि इतनी हमारी लाइफ में रिवर्स की इंपॉर्टेंस है।
नेक्स्ट दोस्तों रिवर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं तो ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स naturally affect the quality of water. As a result, more and more water is being drained out of the rivers, reducing their volume. दोस्तों कह रहा है कि एक तो ये कारण हो रहा है कि हर किसी को घरों में ज़्यादा पानी चाहिए, म्यूनसिपल में चाहिए, इंडस्ट्रियल में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, तो डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से रिवर का जो वाटर वॉल्यूम है वो दिन ब दिन बहुत कम होता जा रहा है। On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. और दूसरे ओर से नदियों से, लोगों के सिटीज़ से, मोहल्लों से सारा का सारा गंद जो है वो रिवर्स में डाला जा रहा है। This affect not only the quality of water but also the self cleaning capacity of the river. दोस्तों मैंने पहले ही पॉइंट में आपको बताया कि रिवर के वाटर का वॉल्यूम तो कम हो ही गया है, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गंद भी रिवर में फेंक रहे हैं। तो इसकी वजह से रिवर की जो अपनी खुद की कैपेसिटी थी साफ़ करने की अपने आप को, वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर बेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा बड़े सारे इनिशिएटिव जो हैं वो रिवरों की सफाई कराने के लिए लिए जाते हैं, जैसे नमामि गंगा प्रोग्राम मैंने आपको बताया। तो इस तरह के कई इनिशिएटिव जो हैं वो गवर्नमेंट्स लेती रहती हैं अपनी रिवर्स को कंजर्व करने के लिए। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी जब तक कि हर जो सिटीजन है इंडिया का वो अवेयर नहीं होगा। हर एक सिटीजन को, इंडिया के हर एक सिटीजन को अवेयर होना है, पानी का मिसयूज़ नहीं करना है और रिवर्स में जो है वो गंद नहीं डालना है और अपने वेस्टेज को एक अच्छे तरीके से जो है वो डिकम्पोज कहीं फेंकना है, ताकि वो उससे फ्रेश वाटर जो है वो हमारा ख़राब ना हो, ताकि आने वाली जनरेशन जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है उनको भी फ्रेश वाटर मिले। ऐसा ना हो कि सारा का नज़ारा जो नेचर का है वो हम ही लें और आने वाली जनरेशन के वक्त तक पोल्यूशन इतना हैवी हो जाए कि लाइफ ही पॉसिबल ना हो। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा कोऑपरेट करिए, पोल्यूशन कम से कम कीजिए और अपने फ्रेश वाटर को बचाइए। और दोस्तों एक और याद रखिए, सोचिएगा कि लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर, कि ह्यूमन की लाइफ जो है वो फ्रेश वाटर के बिना कैसी होगी, एक इमेजिन करिए। तो इस बात को याद रखते हुए अपने फ्रेश वाटर को बचाइए, कंजर्व करिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन सेक्शन भी लाया हूं, जो जिस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल दूंगा। लेकिन ये नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चन को आपने करना है, आपने इस पूरे लेसन को, जो ड्रेनेज लेसन मैंने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, तो इस लेक्चर को थारोली आपने सुनना है। और अगर आप खुद कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करना चाहते हो तो पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द बुलर लेक लोकेटेड। तो बुलर लेक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? अब तो स्टेट नहीं है, अब यूटी है, तो ये आएगा जम्मू एंड कश्मीर, यूटी में। ये सभी को पता है। तो ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का और ये टेक्टोनिक ओरिजिन का है। यानी कोई भी आप चीज़ पढ़ते हो तो उसके बारे में जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे इसका ओरिजिन कैसा है, ये कहाँ पे है, ये कितने लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, इस तरह के पॉइंट जो होते हैं वो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में इस तरह के पॉइंट जो है वो याद रखा करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आज के ज़माने में थोड़ा टिपिकल वे से पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। तो रिवर नर्मदा जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है वो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट वाटर लेक। तो यहाँ पे सांबर लेक जो है वो साल्ट वाटर लेक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। तो पेनिसुलर इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों वो गोदावरी है, जिसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? तो 2 ही रिवर्स हैं, नर्मदा और तपी, जो है रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में नर्मदा तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर तपी ही इसका सही आंसर है। तो तपी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से वेस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करती है।
तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर समझ आया होगा। दोस्तों लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।